तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था, क्या देखा था? चार्ज क्या होता है, चार्जेस की प्रॉपर्टी क्या थी, ये सारी चीज़ें देखी थी। फिर अब चलते हैं कि चार्ज कर क्या क्या सकता है, जैसे चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। तो जो चैनल में नए हो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। तो अब देखते हैं क्या है। ये लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, सेकंड फॉर एनटीएससी। चलिए देखते हैं अब क्या है। हाँ, तो अब कोई भी बॉडी कहीं पे भी हो, जैसे आप और हम कहीं भी हैं, तो हम क्या होते हैं, दो ही कंडीशन में हो सकते हैं, या कि बॉडी रेस्ट में हो या कि बॉडी मोशन में हो, या कि बॉडी रेस्ट में हो या कि बॉडी मोशन में हो। तो ऐसे ही चार्ज के लिए भी दो कंडीशन हो सकती हैं। चार्ज क्या हो सकता है, चार्ज या कि रेस्ट में हो या कि मोशन में हो। जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो उसकी जो स्टडी होती है वो कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है, हम दो चार्जेस को रेस्ट में रखते हैं, उनमें लगने वाले फोर्सेस के ऑब्जर्वेशन करते हैं, उनका फील्ड क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम चार्ज रेस्ट होने पे पढ़ते हैं। और दूसरा क्या हो गया, चार्ज ऑन मोशन। जब चार्ज मोशन में होता है, चार्ज जब मोशन में होता है तो वो करंट कॉन्स्टिट्यूट करता है। क्या करता है? करंट कॉन्स्टिट्यूट करता है। और एक कंडीशन और होती है, जब चार्ज एक्सीलरेटेड होता है उस समय वो करंट, मैग्नेटिज्म दोनों चीज़ें करता है। समझ में आया? तो चार्ज एट रेस्ट यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब दो चार्जेस क्या होते हैं, रेस्ट में होते हैं, जैसे Q1 हो गया और एक Q2 हो गया, और ये दोनों रेस्ट में थे, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, है ना। तो इस फोर्स के बारे में हम देखेंगे। यहाँ पे करंट से फिनोमिनन्स क्या क्या होते हैं, वो सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, अभी हम क्या पढ़ रहे थे, चार्ज एट रेस्ट। कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, चार्ज एट रेस्ट, और वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखते हैं अपन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखते हैं। और ये हुआ आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आगे। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले आया कुलाम साहब। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और देखा कि जब दो चार्ज रेस्ट पे हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये पता किया कि वो फोर्स किसके बराबर होता है। उन्होंने यही ऑब्जर्वेशन हमको बताया। उन्होंने बोला दो चार्जेस क्या हैं, रेस्ट में हैं। दो चार्जेस क्या हैं, रेस्ट में हैं, Q1 और Q2, और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है बच्चों, R। उनके बीच की डिस्टेंस क्या है, R। तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा, वो फोर्स उन्होंने देखा कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस, Q1 और Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, Q1 इंटू Q2। और उनने क्या देखा, उनने ये देखा कि वो जो फोर्स है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब जैसे जैसे उनका प्रोडक्ट बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी, और जैसे जैसे उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी उनके बीच के फोर्स की वैल्यू क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। अब प्रोपोर्शनैलिटी और इक्वेशन में अंतर क्या है, पहले ये जान लीजिए। मैं सारी चीज़ें बेसिक से बताता हूँ, इसलिए ज़रूर देखिए। अब y इज प्रोपोर्शनल टू x। इसका मतलब जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे क्या बढ़ेगी, y बढ़ेगी। पर हमको ये नहीं पता है कि x कितना बढ़ेगा तो y कितनी बढ़ेगी। पर यहीं पे इक्वेशन देखते हैं, y इज इक्वल टू 5x। ये क्या बताएगा कि अगर x 1 होगा तो y उसका 5 टाइम्स होगा। मतलब x 1 है तो y 5 है, x 2 है तो y 10 है। ये सारी चीज़ें। तो प्रोपोर्शनैलिटी हमको एग्जैक्ट रिलेशन नहीं देती, पर अगर इक्वेशन बनाते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी हटा के एक कांस्टेंट लगाते हैं और वो कांस्टेंट हमको एक एग्जैक्ट रिलेशन फाइंड करने में मदद करता है। तो ये तो प्रोपोर्शनैलिटी है। इसको हमने फर्दर लिखा, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बच्चों, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
ठीक है, फिर से प्रोपोर्शनलिटी हटाओ, क्या लगाओगे, कांस्टेंट लगाओगे, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा, और R उन दोनों के बीच की दूरी थी। अब देखो मैंने बताया था अगर दो सेम टाइप के फोर्सेस हैं, दो सेम टाइप के चार्जेस हैं, तो वो अपने आप को रिपेल करेंगे, ये इसको उधर भेजेगा, ये इसको उधर भेजेगा। ठीक है, मान लिया हमने सेम टाइप के चार्जेस हैं, तो ये इसके ऊपर फोर्स किधर लगाएगा, इस डायरेक्शन में, और ये वाले फोर्स इसके ऊपर सेकेंड वाला चार्ज फोर्स कहाँ लगाएगा, इस डायरेक्शन में। अब फोर्स की वैल्यू क्या होगी, फोर्स ऑन किस पे, किसके ऊपर देख रहे हैं, 2, किसके कारण, 1 के कारण फोर्स में 2 में जो फोर्स होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे F21, और इस पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, F21, ये 1 2 है, ये 2 1 है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ठीक है, अब उनने क्या देखा, उनने सारे एक्सपेरिमेंट किए, उसके बाद उनने देखा F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे K एक कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10 पावर 9, और अगर K की यूनिट निकालना चाहोगे तो K की यूनिट निकाल लो बच्चों। देखो कैसे, इसकी यूनिट न्यूटन होगी, इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन होगी, और इसकी K यहाँ पे कूलम्ब स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व करोगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। तो ये सारी चीज़ें देख लो, K की यूनिट क्या आएगी, यहाँ से K की यूनिट आ गई न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, तो उनने क्या रिप्रेजेंट किया, इस पे ये कितना फोर्स लगाएगा, F21, और इस पे ये क्या लगाएगा, F12। वही है, फोर्स किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, Q1 और Q2, K Q1 Q2 क्योंकि एक कांस्टेंट आएगा अपॉन R स्क्वायर। तो उनने क्या देखा कि F12 और दोनों का F21 का मॉड क्या है, सेम है, मतलब दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, बस डायरेक्शन अलग है, एक ये डायरेक्शन में लग रहा है, एक वो डायरेक्शन में लग रहा है, एक ये डायरेक्शन में लग रहा है, एक वो डायरेक्शन में लग रहा है। समझ में आया? ठीक है, तो कूलम्ब्स ने ये बोला कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। मतलब जैसे जैसे प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस आप बढ़ाएंगे वैसे वैसे फोर्स बढ़ेगा, और जैसे जैसे प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज जैसे जैसे उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स घटेगा। समझ में आ गया बच्चों? अब आगे देखते हैं, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो दोनों में लगने वाले फोर्सेस सेम थे। अब देखो आगे, यहाँ से अब क्या होगा, चलिए कुछ नहीं होगा। अब देखते हैं, अब इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बात बताई, ये हम जानते ही हैं। जैसे मान लो दो चार्जेस, क्या हैं, दो चार्जेस हैं, एक Q1 हो गया, एक Q2 हो गया। Q1 ये हो गया, Q2 ये हो गया। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई बच्चों, R हो गई। तो इनने बोला कि फोर्स हमेशा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगेंगे, ऐसा सीधा, ऐसा नहीं कि एक ऐसा लग रहा है एक ऐसा। अगर ऐसा ऐसा लगेगा तो हम घूम जाएंगे। अगर इस बॉडी में ऐसा फोर्स लगेगा तो सही है, स्टेबल है, और ऐसा ऐसा फोर्स नहीं लगेगा। तो फोर्स हमेशा कहाँ लगेगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। फोर्स ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। आगे देखते हैं, फिर क्या है, फॉर लाइक चार्जेस दे आर रिपल्सिव इन नेचर। हमने पढ़ा है कि सेम टाइप के चार्जेस के लिए फोर्स क्या लगेगा, एक दूसरे को दूर भगाएगा। मतलब ये इधर लग जाएगा भाई साहब और ये इधर लग जाएगा। पर अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो उन दोनों के बीच पे लगने वाला फोर्स एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे फॉर लाइक चार्जेस दे आर रिपल्सिव इन नेचर, फॉर अनलाइक चार्जेस दे आर अट्रैक्टिव इन नेचर। फिर क्या है, अब देखो, एनालॉगस टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या था, G इज इक्वल्स टू, सॉरी, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कहता है, F इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन
आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो दोनों में सिमिलैरिटी है ना, इसमें क्या था F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखो दोनों क्या है, सिमिलर हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, दे आर एनालॉगस टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। लास्ट प्रॉपर्टी क्या कहती हैं, दे फॉर्म एक्शन रिएक्शन के, ठीक है। जितना ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है ये भी उतना ही फोर्स लगा रहा है, तो ये क्या है, एक्शन, इसने एक्शन लगाया और इसने क्या लगाया, एक्शन। तो जितना फोर्स ये इसके ऊपर पटक रहा है वही सेम अमाउंट ऑफ फोर्स ये इसके ऊपर पटक रहा है। तो ये कब के लिए है, ठीक है, समझ में आ गया। तो दे फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर, दे फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर। अब अगला टॉपिक जो आता है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगला टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चलिए देखते हैं ये क्या होता है, ठीक है, चलिए देखते हैं ये क्या होता है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहती है कि जैसे मान लो एक दाऊद है, एक गुंडा है जो बहुत पावरफुल है, अगर उसके रीजन में कोई दूसरा गुंडा घुसने की कोशिश करेगा तो वो उसके ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। ऐसे ही चार्ज, एक बड़ा गुंडा, एक चार्ज, एक बड़ा गुंडा, दूसरा चार्ज, दूसरा बड़ा गुंडा। एक और एग्जांपल से समझ सकते हो कैसे, एक मैग्नेट के पास अगर आप दूसरा मैग्नेट लेके जाते हो तो वहां पे क्या होता है, फोर्स एक्सपीरियंस होता है। तो ऐसे ही एक रीजन होगा ना, हर जगह तो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा, जब आप मैग्नेट के पास जाओगे तो आपको क्या होगा, फोर्स एक्सपीरियंस होगा, और वही रीजन क्या कहलाता है, फील्ड। तो यहाँ पे एक चार्ज का रीजन है जहाँ पे दूसरा चार्ज जाए तो क्या एक्सपीरियंस करे, फोर्स एक्सपीरियंस करे। बच्चों हाँ सही बोल रहे हो आप, वो फोर्स एक्सपीरियंस करे, वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन अराउंड the charge in which electric force of attraction and repulsion can be experienced। मतलब ये चार्ज है Q, ये कोई भी चार्ज Q है, अब इसके अराउंड जितना ये रीजन है, यहाँ पे अगर कोई भी चार्ज आएगा, मान लो स्मॉल q या कैपिटल Q आएगा, तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और जिस रीजन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये पूरा रीजन क्या कहलाएगा, ये पूरा रीजन कहलाएगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। ये उसका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया। अब आगे देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो समझ में आ गया कि किसी भी चार्ज का रीजन जहाँ पे फोर्स एक्सपीरियंस करे दूसरा चार्ज, तो वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फील्ड मतलब कोई भी चार्ज है उसके अराउंड रीजन जहाँ तक फोर्स एक्सपीरियंस हो तो वो फील्ड हो गया। अब उसी रीजन में मान लो ये कैपिटल Q चार्ज था, इसी में आपने क्या लाया, स्मॉल q चार्ज लाया, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या थी, r थी। तो यहाँ पे लगने वाला इस फोर्स क्या होगा, F इज इक्वल टू K प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन r स्क्वायर। अब क्या बोलता है इंटेंसिटी की फोर्स पर यूनिट चार्ज, यहाँ पे क्या लाए, F फोर्स कितने चार्जेस के लिए लगा था, F फोर्स लगा था स्मॉल q चार्ज लाने के लिए। तो एक चार्ज लाने के लिए जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, स्मॉल f बाई q। यूनिटरी मेथड तो आप जानते ही हो, यूनिटरी मेथड जानते हो ना। तो f चार्ज को लाने के लिए अगर q चार्ज के लिए f फोर्स लगता है तो एक चार्ज लाने के लिए कितना फोर्स लगेगा, f बाई q। समझ में आया क्या। तो ठीक है, तो यूनिट चार्ज को लाने के लिए जो भी हमें फोर्स एक्सपीरियंस होगा वही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज, जो चार्ज को आप लेके आए हो। तो आप चार्ज कौन सा लेके आए हो, स्मॉल q, तो F बाई स्मॉल q इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है E से।
किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ई से। ठीक है, समझ में आया? तो ये हो गया के क्यू, कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंट और डिवाइडेड बाई क्यू। तो ये क्या हो गया? के कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या होगी? उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी आती है बच्चों? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो एफ इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई, ऐसा भी लिख सकते हो। ये क्यू यहाँ से यहाँ चला जाएगा। आ गया? यूनिट देख लो, यूनिट क्या है? फोर्स अपॉन चार्ज। तो फोर्स की यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर कूलम। तो इसकी एसआई यूनिट, इसकी जो यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने की, न्यूटन पर कूलम होती है। वो आप अपने से बना सकते हो। अब देखो, अब क्या है? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। बहुत अच्छा है। अब हम तो ये जानते हैं कि एक चार्ज है, एक दाऊद है, तो उसका एक रीजन होगा। तो उसी रीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ लाइंस का यूज करते हैं। ठीक है, उस रीजन को जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस रीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ लाइंस का यूज करते हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए। उन्हीं को क्या बोलते हैं अपन? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो geometrical representation of electric field lines which help in visualizing the nature of electric field। ये हमें हेल्प करती हैं, बताती हैं कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, कम होगी। कैसे? आगे देखते हैं। देखो, एक पॉजिटिव चार्ज से हमेशा हम ये मानते हैं कि हमेशा जो फील्ड लाइंस हैं वो हमेशा कहाँ से निकलती हैं? एक पॉजिटिव चार्ज से। कहाँ से निकलती हैं? पॉजिटिव चार्ज से। और ख़त्म कहाँ होके होती हैं? निगेटिव चार्ज में। तो फील्ड लाइंस हमेशा किससे निकलती हैं? पॉजिटिव चार्ज से। और ये देखो, हमेशा 90 डिग्री टू द सरफेस। कैसे निकलती हैं? 92 डिग्री टू द सरफेस। ठीक है, रेडियली आउटवर्ड निकलती हैं। अब एक चीज़ और देखोगे, यहाँ पे लाइंस बहुत ज़्यादा हैं कम एरिया में, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइंस है, पर यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा और यहाँ पे डेंसिटी कम हो गई। तो हम ये जानते हैं कि चार्ज के जितना पास जाओगे उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा, और चार्ज से जितना दूर जाओगे उतना कम फोर्स लगेगा। ये भी वही बता रही हैं कि जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ पे फोर्स ज़्यादा लगेगा, जहाँ पे डेंसिटी कम है वहाँ पे फोर्स कम लगेगा। इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो फील्ड लाइंस क्या है? कोई भी पूछे, कोई बड़ी बात नहीं है। एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसके कारण हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, क्या उसका स्ट्रेंथ है, ये सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो अब इसको आगे देखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से हमेशा निकलती है और ख़त्म किस में होती है? नेगेटिव चार्ज में। ठीक है, जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी, जैसे यहाँ पे ज़्यादा है तो वहाँ पे उसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगा, और जैसे ही आप दूर जाते जाओगे उसका स्ट्रेंथ कम होता जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, चार्ज से दूर जाओगे तो उसका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो ये तो समझ में आ गया कि पॉजिटिव से हमेशा निकलेंगी और इस पे आएंगी, और हमेशा ये कैसे निकलेंगी? 90 डिग्री बनाते हुए, 90 डिग्री बनाते हुए। तो ये याद रखना। अब क्या है? आगे देखते हैं। अब बहुत तरह के हम कंडीशंस लेंगे जिसमें कैसे कैसे फील्ड लाइन बनेंगी उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, हाँ, अब देखो, जब दो पॉजिटिव चार्ज होंगे सेम टाइप के, अगर एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ऐसे ही निकल जाएंगी, वो किसी को परेशान नहीं करेंगी। पर यहाँ पे कितने आ गए? 2 आ गए। तो 2 फील्ड लाइंस होंगी, तो ये क्या करेंगी? ऑब्वियस सी बात है, अब ये लड़ेंगी नहीं, ये क्या करेंगी? एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगी। तो ये जो इस तरह का कुछ बनने वाला था, ये ऐसा ना बन के ये कैसा बनेगा? ये कैसा बनेगा? जैसा आपको फिगर में दिख रहा है। ये क्या हो गई? पहले ये सीधे जा रही थी, अब क्या हो गई? डिस्टॉर्ट हो गई। ये कई बार
आपके बोर्ड में भी बहुत अच्छे से डायग्राम बनाने को पूछ लेता है। तो याद रखना कि अगर दो सिमिलर चार्जेस हैं तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेंड हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के इफेक्ट के कारण। अब दो अनइक्वल चार्जेस हैं, मतलब एक कूलम का चार्ज हो गया और दूसरा 3 कूलम का चार्ज हो गया। 1 कूलम का चार्ज है और 3 कूलम का चार्ज है, तो जो 3 कूलम का होगा उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे जिस पे नंबर ऑफ फील्ड लाइन जितनी ज़्यादा होंगी, जैसे इधर वाले की ज़्यादा है और इधर वाले की कम है, तो इसका चार्ज की वैल्यू ज़्यादा है, इसके चार्ज की वैल्यू क्या है? कम है। इसके चार्ज की वैल्यू क्या है? कम है। समझ में आया क्या बच्चों? अब आगे देखते हैं। 2 dissimilar charges of equal magnitude। 2 dissimilar charges of equal magnitude। अब क्या थे? पहले सिमिलर चार्जेस लिए, फिर अनइक्वल मैग्नीट्यूड के। अब दो अलग अलग चार्जेस, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज से हमेशा निकलेंगी और ये निगेटिव चार्ज में टर्मिनेट होंगी। तो ये देखो खुद को इन्होंने ऐसे बना लिया कि ये पॉजिटिव से निकल रही है और निगेटिव में जाके एंड हो रही है। किसी भी बॉडी से हमेशा रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड जब एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक निगेटिव चार्ज हो इक्वल मैग्नीट्यूड्स के। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, ये तो कुछ नहीं है, ये सारे रिप्रेजेंटेशन याद रखना बच्चों। हाँ, अब आगे देखते हैं। अब लास्ट है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हों? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से निकलती हैं। यहाँ पे भी देखो ये कैसा एंगल बना रही है? 90 डिग्री। तो हमेशा याद रखना रेडियली आउटवर्ड। और ये देखो ये क्या है? इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? बराबर है। ठीक है, तो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और इसको हम क्रिएट करते हैं बहुत अलग अलग मेथड्स के थ्रू। ठीक है, एक हमने शीट रख दी इधर पॉजिटिव चार्ज की, है ना, इजी है। और दूसरा क्या हो गया? निगेटिव चार्ज की। पॉजिटिव चार्जेस इधर हैं, निगेटिव इधर हैं, तो ये यहाँ पे क्या हो गई? एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई। समझ में आ गया? अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब आपको तो देख के समझ में आ गया कि फील्ड लाइंस कैसी भी हो सकती हैं, ऐसी भी हो सकती हैं, एज पर द क्वेश्चन, है ना, एज पर द कंडीशन। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं आगे। अब आगे क्या देखते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या कहती हैं बच्चों? वो देखते हैं। अभी तो ये जाना हमने कि फील्ड लाइन होती क्या है। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है? टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट दैट पॉइंट। ठीक है, देखो ये कहता है कि मान लो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी, ये क्या हो गई? एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, या ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इस पॉइंट में अगर ये इधर के लिए जा रही तो यहाँ पे जो टेंजेंट आप खींचोगे, ये क्या है? टेंजेंट। इस पॉइंट पे जो इसकी टेंजेंट होगी ये होगी, और इस पॉइंट पे इसकी टेंजेंट क्या होगी बच्चों? ये होगी। अब ये होगी तो ये इस पॉइंट की क्या है? यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और यहाँ पे क्या होगा? इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो टेंजेंट क्या देता है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। किसी भी कर्व में आप वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बता सकते हैं। फिर आगे देखते हैं, दे नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप। तुमने ये देखा कि एक पॉजिटिव चार्ज था और एक क्या था? नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या हो रही थी? पॉजिटिव से आ रही थी, नेगेटिव पे जा रही। ऐसा तो नहीं हो रहा था कि फिर नेगेटिव से आके पॉजिटिव में जाए, नहीं, ये सिर्फ क्या कर रही थी? पॉजिटिव से आ रही थी और नेगेटिव में जा रही थी। तो ये क्लोज लूप नहीं हुआ। क्लोज लूप कैसा होता है? ऐसा। तो दे नेवर फॉर्म क्लोज लूप। दे नेवर फॉर्म क्लोज लूप। ठीक है। तीसरा, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर।
अगर कोई बोल दे कि आप एक टाइम पे दो जगह हो सकते हो, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं ना। तो ऐसे ही यहाँ पे फील्ड लाइंस, दो फील्ड लाइन जैसे ये हो गई, ये कट कर दी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर भी हो सकती है और इधर भी हो सकती है। एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन कैसे पॉसिबल होगी? क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम बोल देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर 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 इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या? नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, तो आगे देखते हैं डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। हाँ, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट द फील्ड स्ट्रेंथ एट दैट पॉइंट। जैसा कि हमने पहले भी देख लिया है कि जैसे एक ये पॉजिटिव चार्ज था, ऐसे आपने निकाल दिया, मैं अभी जल्दी में बना दे रहा हूँ, ऐसा नहीं बना, चलो अच्छे से ही बना दिया जाता है। चलो देखते हैं, ये हो गया, ये खुपाच। देखो खुपाच पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर निकलेगी खुपाच 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 खुपाच। अब देखो ये निकल रही, यहाँ पे देखोगे, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो फील्ड, क्योंकि बहुत सारी लाइनें हैं और यहाँ पे डेंसिटी उनकी क्या होती जा रही है, सेम एरिया बढ़ गया पर लाइन सेम है, तो यहाँ पे डेंसिटी कम हो गई, तो इसलिए यहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, और जहाँ पे डेंसिटी कम होती है वहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथ कम होती है। और लास्ट बात मैंने जो कई बार बताई आपको, दे ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मान लो ये एक बॉडी है तो हमेशा फील्ड लाइंस कैसे निकलेंगी? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। समझ में आया क्या? अब आगे चलिए, अब आगे क्या देखते हैं बच्चों? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई। समझ में आया? फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड। उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या कहलाता था? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हमने सारी देखी प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइन, ये सारे फॉर्मूले, ये सारे तरीके देखे कि पॉजिटिव से आउटवर्ड निकलेगी, निगेटिव में इनवर्ड आएगी, ये सारी चीज़ें देख ली हमने। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। क्या? कुछ क्वेश्चंस की तरफ। आज हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पोर्शन कवर करेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको जब चार्ज मूव करते हैं उस कंडीशन के बारे में बताएंगे। तो चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है? हाँ, तो अब देखते हैं क्वेश्चंस बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा। देखो, दो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू बॉडीज, तुमको पता है दो चार्जेस हैं, F इज इक्वल टू K, प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस, उनके बीच की डिस्टेंस क्या? R अपॉन R स्क्वायर। मॉड लगा दोगे तो सिर्फ क्या आएगा? मैग्नीट्यूड आएगा। तो ऐसी कहीं पे भी वैल्यू दिख जाए वो सही है, ये नहीं है सही, ये भी नहीं है, क्योंकि इसको ये तो है, यही नहीं है, बचा क्या? थर्ड। तो थर्ड ऑप्शन हो गया। अब देखो मैंने क्या बताया था, दो चार्जेस सेम टाइप के होते हैं तो वो एक दूसरे को मुक्के मारते हैं, तो ये इधर जाता है और ये इधर जाता है। पर दो चार्जेस अगर अपोजिट साइन के होते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है? अट्रैक्शन हो रहा है। मतलब दो चार्जेस अपोजिट साइन के, एक पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है बच्चों? नेगेटिव। तो हम ये नहीं बता सकते कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, पर हम ये बता सकते हैं कि Q1 और Q2 का प्रोडक्ट क्या होगा? लेस देन 0 होगा, क्योंकि ये एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, तो इसलिए ये लेस देन 0 होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। समझ में आया? और थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ठीक है, इनकरेक्ट। इनमें से गलत कौन सा है? सही तो बता दोगे कि प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज पे डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन नहीं, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन। पहला क्या बोल रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम।
भाई गलत हो आप, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन। एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, ना कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। दिस इज नॉट, ठीक है, समझ में आया? तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। इट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द गिवन चार्जेस, सही है, चार्ज की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स के एनालॉगस होता है, मैंने बताया था पहले भी आपको। एप्लीकेशन ये किसके लिए वैलिड है? पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, तो ये तो हो ही गया। अब देखो आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं अपन। अरे कहीं भी क्यों गोद रहे हो यार, चलो आगे देखते हैं। टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस d, ठीक है। टू चार्जेस, अगर कुछ लिखना हो तो लिख लो भैया, मैं मिटाने जा रहा हूं क्योंकि मुझे जगह की जरूरत है। चलो हाँ, तो अब आगे देखते हैं। दो चार्जेस हैं, Q1 और दूसरा क्या है Q2, और इनके बीच की होने वाली डिस्टेंस कितनी है बच्चों? इनके बीच की होने वाली डिस्टेंस है d। तो ये बोल रहे हैं महाशय कि इसके बाद इनकी डिस्टेंस हमने क्या कर दी? 2d कर दी। कितनी कर दी? 2d। तो फोर्स में क्या चेंजेस आएंगे? फोर्स में क्या चेंजेस आएंगे? समझ में आया? तो अब देख लेते हैं। इनिशियल कंडीशन के लिए लगाओ, क्या होगा? F इनिशियल क्या होगा? K Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा? अपॉन क्या हो जाएगा? d स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरी कंडीशन के लिए लिखोगे F डैश इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन 2d अपॉन व्हाट? 2d का स्क्वायर, क्योंकि अब डिस्टेंस क्या हो गई? 2d हो गई। तो यहाँ से निकालोगे K Q1 Q2 अपॉन 4d स्क्वायर, क्या हुआ? 4d स्क्वायर हो गया। समझ में आया? अब इन दोनों का वो देखो, दोनों की वैल्यूज को वो कंपेयर करो, देखो क्या आता है। F डैश ये क्या था? K Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर, और दूसरा वाला क्या था? K Q1 Q2 अपॉन 4d स्क्वायर। खुपाच, ये 4 कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर। तो हमें क्या पता चला यहाँ से कि F अपॉन F डैश इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो? F/4 इज इक्वल्स टू F डैश। F डैश क्या था? नया फोर्स था। F डैश क्या था बच्चों? नया फोर्स था। तो नया फोर्स पुराने फोर्स के क्या हो गई? क्या हो गया? 1/4 हो गया। बहुत इजी है, दोनों फोर्सेस को निकालो और रेशियो निकालो और कंपेयर कर दो। इट्स ऑब्वियस। चलो आगे करें। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? इंक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ 2। नहीं भाई, कितना हो रहा है? F डैश इज इक्वल्स टू F/4। डिक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ 2 नहीं, डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 4 है। तो आंसर क्या हो गया? डिक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ 4। तो आंसर क्या हो गया? ये हो गया। समझ में आ गया? अब चलते हैं आगे। आगे देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे कौन सा क्वेश्चन है? जी कुछ नहीं है इसमें भी, चलिए डिस्कस करते हैं। चलो क्या बोला है? टू चार्ज पार्टिकल Q and 4Q are kept at 3 मीटर as shown in figure। कैसा है? दो चार्जेस हैं, ये हो गया 1, ये हो गया 2। इन दोनों की दूरी बता दी गई भैया, कितनी है? 3 मीटर है। 3 मीटर, अच्छा। अब क्या बोल रहा है? उसके बीच में हमने एक पॉइंट ले लिया, कोई भी एक पॉइंट ले लिया जो
स्मॉल क्यू है और कैपिटल क्यू है, इन दोनों के इससे दूरी है 1 मीटर और इससे दूरी कितनी है 2 मीटर। कैपिटल क्यू से दूरी कितनी है 2 मीटर है और स्मॉल क्यू से दूरी है 1 मीटर और ये पॉइंट P हो गया। अब ये बोल रहा है कि इसमें हम एक बड़ा सा चार्ज क्या ले आए, ये 4Q है बच्चों, ये क्या है 4 ऑफ स्मॉल क्यू। अब यहाँ पे हमने क्या ले आया बड़ा सा चार्ज कैपिटल क्यू, तो इसके ऊपर फोर्स क्या लगेगा। अब देखो जब आपको कोई भी साइन नहीं दिया हो तो सारों को हम क्या मानेंगे पॉजिटिव, और पॉजिटिव है तो मतलब मुक्का मारेंगे एक दूसरे को, मतलब ये इसके ऊपर किधर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, और ये इसके ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा ऐसा। तो अब देखते हैं P पॉइंट के ऊपर क्या हो रहा है। एक फोर्स इधर लगेगा किसके कारण स्मॉल क्यू के कारण, और इधर कितना लगेगा 4Q के कारण फोर्स लगेगा। तो अब इधर पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, यहाँ पे लगने वाला फोर्स क्या होगा F ड्यू टू स्मॉल क्यू कितना होगा K स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, किसके ऊपर फोर्स लग रहा है कैपिटल क्यू के ऊपर, अपॉन डिस्टेंस कितनी है 3 मीटर की 1 मीटर, अरे गधो 1 मीटर है 3 मीटर नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, चलो अब फोर्स ड्यू टू 4Q क्या होगा, 4Q उसको उधर मुक्का मारेगा तो उसकी डिस्टेंस उसके लिए क्या होगा K, पहला चार्ज क्या है 4Q और क्या होगा Q अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन बताओ बच्चों, अपॉन होगा 2 का स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है बच्चों 2 मीटर। अब दोनों को सॉल्व कर लो, ये कितना आ गया K Q कैपिटल Q अपॉन 1 और ये कितना आ गया K 4K Q अपॉन 4, ये और ये कैंसिल हो गया। तो हमने देखा कि इसके कारण फोर्स क्या आया KQ अपॉन 1, इसके कारण भी क्या आया KQ अपॉन 1। तो इधर लगने वाला फोर्स स्मॉल q के कारण कितना आया KQ अपॉन 1, इधर भी क्या है KQ अपॉन 1। तो जितना फोर्स इधर से उतना फोर्स इधर से, बॉडी मूव करेगी क्या, नेट फोर्स क्या होगा 0, नेट फोर्स क्या होगा 0 होगा, नेट फोर्स क्या होगा बच्चों 0 होगा। तो यहाँ पे कुछ दिख रहा है 0 जैसा ऑप्शन, मुझे नहीं दिख रहा है, अरे सर देखो 4th ऑप्शन है ये, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलो इस लेक्चर को यहीं स्टार्ट करते हैं। आपका NTSC के हिसाब से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोर्शन यहीं समाप्त होता है, ठीक है। K की वैल्यू याद रखना 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर, उसकी यूनिट थी, ठीक है ना। चलिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसमें आपको NTSC से रिलेटेड सारी चीज़ें मिलेंगी विथ वेल डिफाइंड मैनर। चलो थैंक यू, बाय बाय।